नमस्कार मित्रों, मिशन सीटेट जनवरी 2024 के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज टू द पॉइंट वीडियोस और टॉप 30 एमसीक्यू के साथ, जिसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। तो इसलिए आज सबसे पहली थीम हम लेकर उपस्थित हैं। जो हमारी थीम है वो परिवार और मित्र, और जिसके अंतर्गत उप थीम है जो जैसे रिश्ते, संबंध, कार्य और खेल, जंतु और पौधे। तो इससे रिलेटेड 30 एमसीक्यू हम लोग करेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी सीखेंगे। और ऐसे ही हमारी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की थीम कौन सी है? ऑप्शन 1 है जल, ऑप्शन 2 है मौसम, तीसरा ऑप्शन है सामग्री, चौथा है जानवर। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ये थीम से रिलेटेड हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है और ये कंफर्म आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत नहीं होना है। और पहले बात मैं इसका आंसर बता दूं कि पहला आंसर हो जाएगा इसका जल। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले 3 चीज़ें याद कर लीजिए। 3 सब्जेक्ट इसके साथ इंटीग्रेट कर दिए गए हैं ईवीएस बनाने के लिए। कौन कौन से सब्जेक्ट है उसमें आपके लिए सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा है। यानी ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किन 3 सब्जेक्टों को मतलब साझे मुद्दों को मिलाकर ईवीएस को बनाया गया है। वो है आपके लिए सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। अब बात कर लेते हैं थीम। कितने 3 से 5 तक क्लास में जो भी हमारी हैं उसमें 6 प्रकार के प्रकरण हैं, यानी 6 प्रकार की थीम है। मेन थीम है कौन कौन सी हैं? पहली है परिवार एवं मित्र, फिर दूसरी है भोजन, तीसरी है आश्रय, चौथी है जल, पांचवी है यात्रा और छठी है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है परिवार और मित्र के अंदर 4 उप प्रकरण हैं, यानी और सब थीम कह सकते हैं। वो हैं कौन कौन सी हैं? एक तो आपका संबंध, दूसरा कार्य तथा खेल, तीसरा जंतु, चौथा पौधे। ठीक है, इसी के बेस्ड कई क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है, यानी क्या वास्तविक चुनौती है? परिभाषाएं और जानकारी रटकर सीखना है, अवधारणाओं का विवरण है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। सबसे पहली बात यह है कि ईवीएस जो है कोशिश ये करता है कि परिभाषाओं से आपको मुक्त रखा जाए। तो पहले तो यहाँ पे गलत हो गया। रटकर सीखने की तो हर पॉलिसी में, हर एजुकेशन पॉलिसी में रटकर सीखने का विरोध किया गया है, तो ये भी चला गया। अवधारणाओं का विवरण है, ये भी मतलब विवरण है, लेकिन इसका सीखने के लिए चुनौती नहीं है। मेन चुनौती क्या है कि विद्यार्थियों को खुद को व्यक्त करने के अवसर, यानी हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुद को व्यक्त करने के अवसर देने हैं। यही हमारे लिए एक चैलेंज लेना है, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? यानी इनमें से कौन सा इस पाठ्यक्रम से रिलेटेड है? तो पहला है परिवार और दोस्त, दूसरा है परिवहन के साधन, तीसरा है जल संरक्षण, चौथा है हमारा स्वभाव। तो इसका सही आंसर है आपका परिवार और दोस्त या परिवार और मित्र, जो कि हमारी थीम है, पहली थीम है जो हम आज कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। थीम परिवार तथा मित्र में निम्नलिखित में से कौन सा उप थीम शामिल है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 4 उप थीम शामिल हैं, उसी में से अब देखते हैं कौन सी है इसमें। पहला है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ऑप्शन 2 है कार्य और खेल, तीसरा ऑप्शन है भोजन एवं जल, चौथा ऑप्शन है हमारा आश्रय। तो इसका सही आंसर है कार्य एवं खेल। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। शीला ने कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उपकरण पशु लिया, यानी टॉपिक जो था पशु है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायक होगा? यानी जो छात्रों के अधिगम के लिए कौन सा प्रकरण मतलब फायदेमंद होगा? तो पहला है किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नाम का उच्चारण करना, दूसरा है प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, ऑप्शन नंबर 3 है प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखना, चौथा है पशुओं के चित्रों के कटआउट देखना। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंद्रिय प्रयोग हो रही है ईवीएस में, हम लोग उसी को सबसे सही ऑप्शन मानते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से किसको देख पा रहे हैं। अगर जानवरों को देख पाएंगे, उनके क्रियाकलाप को देखेंगे, तो वो ज़्यादा हमारे अंदर उसकी इमेजिनेशन से लेके उसकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो बनेंगे अच्छे से बच्चों के अंदर। तो इसका सही आंसर हो गया इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर 3, प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना।
प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या की प्रकृति है समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित, एकीकृत और अनुभवात्मक। नंबर 3 है प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरण दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। नंबर 4 है एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय, समावेशी। तो इसका सही आंसर है पहला ही है, समावेशी है, प्रासंगिक है और थीम बेस्ड है। तभी तो हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि हमारे पास कौन कौन सी थीम है, 6 थीम जो मैंने बताई थी। तो हमारी जो प्राइमरी लेवल पे जो भी है वो सारी थीम बेस्ड है और प्रासंगिक है और समावेशी है। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है हेलोफाइट, दूसरा है मीसोफाइट, तीसरा है जीरोफाइट, ऑप्शन नंबर 4 है हेलियोफाइट। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर बता दे रहा हूँ, हेलोफाइट। अब इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। सबसे पहले आते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट जो प्लांट होते हैं वो जहाँ पे एक्सेस ऑफ वाटर है, यानी कि जहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे पानी एक्सेस ऑफ वाटर होता है यानी प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे कौन सा होता है, हाइड्रोफाइट्स। जीरोफाइट कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे कम मात्रा में, मतलब वेरी इनसिग्निफिकेंट हो, जहाँ पे मतलब काफ़ी कम मात्रा में जहाँ पानी होता है वहाँ पे बोलते हैं उनको जीरोफाइट्स। तीसरा होता है मीसोफाइट। मीसोफाइट जो होता है और ना तो बहुत ज़्यादा पानी हो और ना ही बहुत कम पानी हो, इसको कह सकते हैं कि एक तरह से ये थोड़ा सफिशिएंट पानी हो सकता है, तो उसको कहते हैं मीसोफाइट। नंबर 4 है हेलियोफाइट। तो इसमें आपको पता है जो हेलोजन्स होते हैं, आपको पता ही होगा, आयोडीन है जिसके अंदर, है ना, क्लोरीन, आयोडीन, हेलोजन, इस तरह से आप याद करिए। हेलोफाइट मतलब ये जैसे नमक में Cl होता है, NaCl होता है, तो इसकी वजह से आप इनको, ये हेलोजन ही तो जुड़ता है इनके साथ में, सोडियम के साथ में। तो हेलोफाइट का मतलब होता है जहाँ साल्ट वाला वाटर, यानी जिसमें खारा हो, जिसका मतलब पानी, उसको कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया आपका हेलोफाइट, पहला ऑप्शन 7 का, ऑप्शन नंबर 1 हेलोफाइट, क्योंकि ये खारे पानी यानी खारा मतलब साल्टेड वाटर। प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। ऑप्शन 1 है दूसरे पशुओं का मांस, और ऑप्शन 2 है घास एवं शाक, ऑप्शन 3 है फल, ऑप्शन 4 है अनाज। तो इसका सही आंसर है घास एवं शाक, यानी पैने होंगे और चपटे और चौड़े आगे के दांत होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, एक तरह से शाकाहारी जो पशु होते हैं वो। प्रश्न नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है ना, सोशल कल्चरल जो भी होता है एनवायरनमेंट, उसका उदाहरण है जल, जंगल, स्मारक, समुदाय। तो इसका सही आंसर है समुदाय। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं। छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी और बिच्छू। तो आपको इस चीज़ में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चारों को अलग अलग हैं चारों। जैसे पहला ऑप्शन दिया सरीसृप में है, पक्षी में है, स्तनधारी, कीट। दूसरा है स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, कीट। तीसरा है स्तनधारी, सरीसृप, कीट, पक्षी। चौथा है सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, कीट। देखो छिपकली जो आता है वो सरीसृप में आता है, ठीक है। चमगादड़ आपका स्तनधारी, और कलचिड़ी यानी कि एक तरह से चिड़िया है, तो इसको बोलते हैं पक्षी है ये। और बिच्छू आपका कीट में आता है, कीड़े में आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। छिपकली सरीसृप हो गई, चमगादड़ स्तनधारी होता है, कलचिड़ी पक्षी होता है, बिच्छू कीट होता है। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। एक शिक्षिका कक्षा में 2 गमले में लगे पौधे लाती है, उनमें से एक गुलाब का और दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय वस्तु प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आपको इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं पूछ रहा है। पहला है पौधों में अनुकूलन, पौधों में विविधता, फूल का भाग, पौधों में बीज का स्थानांतरण। देखो पौधों में अनुकूलन ये भी दिखा सकती है, पौधों में क्या वैरायटी है वो भी दिखा सकते हो, फूल का भाग क्या है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते, पौधों में बीज का स्थानांतरण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो गया 4, पौधों में बीज का स्थानांतरण। प्रश्न नंबर 12 है। जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। बाज, चमगादड़, चील पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है रेशम का कीड़ा, चींटी, मक्खी। तीसरा ग्रुप दे रखा है चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा।
चौथा ग्रुप है मधुमक्खी, चमगादड़ और कुत्ता। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। ये अपने सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं, समूह के सदस्यों को। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं, एक माँ को अपनी बेटी के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुना है क्योंकि वह पैर की चोट के कारण अपने घर से बाहर जाने में असमर्थ है। पैर की चोट है, उसकी वजह से बाहर नहीं जा पा रही है, तो वह क्या चुनेगी? यानी एक तरह से आपको इसमें ये देखना है कि वो घर के अंदर कौन सा खेल खेल सकती है जिसमें उसके पैरों पे कोई लोड ना पड़े। कहने का मतलब ये है। तो आज ऑप्शन पढ़ लीजिए खेलों की। पहला है बैडमिंटन, शतरंज, लूडो। अब देखो बैडमिंटन कैसा आउटडोर गेम हो गया एक तरह से, यानी इसमें तो आपको फिजिकली भी मतलब एक्टिव रहना है। और शतरंज और लूडो तो ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 है कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश। ऑप्शन नंबर 2, कैरम बोर्ड भी खेल सकती है, शतरंज भी और ताश भी, तीनों माइंड गेम है। तो इसका सही आंसर तो दूसरा हो गया। बाकी दो और पढ़ लेते हैं। उनमें क्या था? टेनिस। तो टेनिस तो नहीं हो सकता। स्टापू और ये छुपन छुपाई खेल, मतलब ये सारे खेल जो हैं कुछ इनमें से आउटडोर हैं, कुछ ऐसे हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेंटल गेम्स का ग्रुप जो सही था वो दूसरा ही था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। प्रश्न नंबर 14 है, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षक और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे कक्षा की नीरसता से विराम प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को मज़े करने का समय प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, इनका कक्षा में संपादन करना आसान होता है। इन ऑप्शन को देख के आपको खुद ही लग रहा होगा, देखो कक्षा की नीरसता से विराम प्रदान करना ये कोई उद्देश्य नहीं हुआ यहाँ पे। शिक्षार्थियों को सिर्फ मज़े करने के उद्देश्य से ये भी नहीं है। इनका कक्षा में संपादन करना आसान है, सिर्फ इसीलिए भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल सटीक कह रहा है, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। जिस तरह आप उनसे पहेलियाँ पूछते हैं तो वो उन तरह खोजते हैं उन चीज़ों के लिए, उनसे रिलेटेड और चीज़ें आपको बताते हैं कि ये इसकी तरह ऐसी ऐसी हो सकती है, तो उनके अंदर एक पैटर्न बनता है और उसी तरह की और चीज़ों को डिस्कवर भी करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षक के लिए। प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़ी बात, एक बात मैंने पहले भी समझाई है कि हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट के साथ अंतः क्रिया करके सिखाना है। कहने का मतलब आसपास की चीज़ों को देखकर, छूकर, उनके बारे में जानकर इस तरह से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसकी बजाय सिर्फ किताबी ज्ञान या कोई चित्र दिखा के। तो इसमें पहला है, बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किया था, हाँ, यानी आपको एक टूर किया जाए, जो भी आपने मुद्दा लिया है, जो भी टॉपिक आपने लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड, अगर आपने पौधे मान लीजिए टॉपिक लिया, तो बच्चों को वहाँ तक लेके जाएं, पौधे के विभिन्न भागों को वो अपनी आंखों से देखेगा और तभी उसकी एक इमेज उसके दिमाग में बनेगी और इसी प्रकार वो उसके बारे में लिख भी सकता है। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन सिर्फ प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलता है या व्याख्यानों से काम नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं, पौधे का वह भाग जो दांत के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। सौंफ है ये, सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। तो सही आंसर आपको पता है लौंग। लौंग का तेल हम लोग यूज करते हैं जब दांत में दर्द होता है तो वहाँ पे रखा जाता है, रुई में रख के। तो ये तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, सही है। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसी को बीज पत्र कहते हैं? इनमें से किसको बीज पत्र कहते हैं? बीज आवरण, बीजांड द्वार, बीज पत्ती, भ्रूण। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है भ्रूण। प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है तना, दूसरा है बीज, तीसरा ऑप्शन है फूल, चौथा है पत्ती। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है पहला, तना। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? ऑप्शन है पीपल, अंगूर, अमरवेल, मनी प्लांट। ये तो आपने बहुत सुना होगा, तो इसका सही आंसर है अमरवेल। अमरवेल चूँकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसकी वजह से अपना खाना खुद नहीं बजा पाते या पोषण के लिए ये दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इसको परजीवी पौधा कहते हैं।
प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वृद्धि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो रंध्रों से जो पानी आपका निकलता है, कहने का मतलब वाष्प के रूप में, तो उसको बोलते हैं वाष्पो उत्सर्जन, ऊपरी भाग से। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो गेहूँ भी एक बीज है, काली मिर्च भी एक बीज है, सौंफ भी है, क्या बीज नहीं है? साबूदाना। तो 21 का ऑप्शन नंबर 3, ये एक फूल का काम करता है। प्रश्न नंबर 22 है, आमतौर पे माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है। पहला है काला और सफ़ेद, दूसरा है बैंगनी और नीला, तीसरा हरा और पीला, चौथा है नारंगी और लाल। तो इसका सही ऑप्शन है काला और सफ़ेद, यानी ब्लैक एंड वाइट। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? पहली है काम और खेल, दूसरा है भोजन, तीसरा आवास, चौथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जो आपका भोजन है, आवास है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, ये तीनों मुख्य थीम है। काम और खेल जो है वो परिवार और मित्र के अंतर्गत आने वाली मुख्य थीम नहीं है, उप प्रकरण है, यानी सब थीम है। प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, जिसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है, यानी उस पौधे की आपको पहचान करनी है। पहला है पालक, तो पालक से तेल तो निकाला नहीं जाएगा, नारियल से भी नहीं, बंद गोभी से भी नहीं, तेल किससे निकलता है? सरसों से। और सब्जी की तरह भी हरी सब्जी के रूप में हम यूज करते हैं, साग के रूप में। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर हो गया सरसों। प्रश्न नंबर 25 कह रहे हैं, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? यानी सारी ये जानवरों का एक ग्रुप दिया है, कौन कौन से? इनमें छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। पहला है ये अंडे देते हैं, दूसरा ये जहरीले होते हैं, तीसरा है भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, चौथा है उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो देखिए, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये सारे जो हैं वो कैसे? अंडे देने वाले हैं। तो इनका सही आंसर हो गया, ये सारे जानवर अंडे देते हैं, इसलिए इसका सही आंसर पहला ही हो गया, ये अंडे देते हैं। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते, ये जहरीले होते, तो सारे जहरीले नहीं होते। कछुआ और गौरैया के बारे में ये बात ठीक नहीं बैठ रही है। भूमि और जल दोनों में नहीं रह सकते, इनके सभी के शरीर सल्क से ढके हों, ये भी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता, मतलब समूह में नहीं रहता एक साथ? ऑप्शन है ततैया, दूसरा है चींटी, तीसरा है दीमक, चौथा मकड़ी। तो इसके आपको जानते ही, ततैया, चींटी, दीमक, ये तो इकट्ठे ही रहते हैं जहाँ रहेंगे। तो कौन नहीं रहता? वो है मकड़ी, यानी इसका सही आंसर हो गया मकड़ी। मकड़ी तो अकेली रहती है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? पहला है आलू, मूली, शकरकंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो बहुत बार पूछा गया है, ये तो कई बार। तो 27 का सही आंसर हो गया आलू। आलू क्या है? एक तना है। प्रश्न नंबर 28, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है? मध्य सिरा, वृंत या पर्णवृंत, पटल या सिरा विन्यास। तो 28 का सही आंसर है चौथा, सिरा विन्यास। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती, जिसको राइबोजियम हम लोग बोलते हैं? पहला है तुलसी, दूसरा है मूंगफली, तीसरा है स्वीट पी यानी मीठी मटर, चौथा है बगीचे वाली मटर यानी गार्डन पी। तो 29 का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, तुलसी। प्रश्न नंबर 30 है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि एक आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। देखो, सभी भारतीय प्रकार मतलब परिवार इसी प्रकार के होते हैं, ये जरूरी नहीं। क्या यही आदर्श परिवार है? इसको भी नहीं कह सकते। तो इसमें सही और सही नहीं है, क्योंकि कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, ये भी नहीं।
तो सही आंसर हो गया 30 का दूसरा, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवारों का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग संयुक्त परिवार, एकल परिवार, इस तरह के परिवारों के बारे में भी पढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लास्ट में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे देते हैं जाते जाते वीडियो के एंड में, जिसमें है पहला है सेब नाशपाती, यानी फल और उनके खाने योग्य भाग कौन सा है। जैसे सेब और नाशपाती का क्या है खाने योग्य भाग, पुष्पासन। अमरूद, अंगूर, टमाटर, इनका है फलवित्ती बीजांड आसन। पपीता, आम, इसका है मध्य फलवित्ती। नारियल का कई बार पूछा गया, नारियल का होता है भ्रूणपोष। केला का मध्य एवं अंताभित्ति। गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण। काजू का पुष्पवृंत और बीजपत्री, काजू वाला भी कई बार पूछा है। लीची का होता है एरिल। चना और मूंगफली का होता है बीजपत्र एवं भ्रूण। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। इसके अलावा मूल्यांकन के संकेतक यानी लर्निंग इंडिकेटर जो है ईवीएस में कौन कौन से होते हैं वो मैं थोड़ी बता दे रहा हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। अवलोकन और रिपोर्ट करना, वर्णन करना, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तस्वीर, तालिका, नक्शे बनाना। दूसरा क्या है, चर्चा करना। चर्चा करने के अंतर्गत क्या क्या आता है, सुनना, बोलना, अपनी राय देना, दूसरों की राय पूछना। इसके अलावा अभिव्यक्ति, चित्र द्वारा, हाव भाव से, सृजनात्मक लेखन, हाथों से कुछ बनाकर। व्याख्या के अंतर्गत क्या आता है, तर्क देना, तर्क के आधार पर चीज़ों में संबंध जोड़ना। इसके अलावा वर्गीकरण का क्या मतलब है, समूह बनाना, समानता और अंतर जानना यानी तुलना करना, ये सब वर्गीकरण में आता है। प्रश्न करने का मतलब क्या है, ये वर्ड आएंगे, ये कीवर्ड्स हैं एक तरह से। जिज्ञासा व्यक्त करना, समालोचनात्मक चिंतन करना, अक्षय प्रश्न बनाना। विश्लेषण में क्या है, पूर्वानुमान, परिकल्पना करना यानी हाइपोथेसिस, अंदाजा लगाना, निष्कर्ष निकालना। प्रयोग करना यानी वस्तुओं का जुगाड़, प्रयोग करना। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, विभिन्न वंचित लोगों के प्रति संवेदनशीलता। इसके अलावा सहभागिता क्या है, जिम्मेदारी लेना और पहल करना, साथ मिलकर काम सीखना। इस तरह के वर्ड भी कई क्वेश्चंस में आ जाते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये अलग से आपको बना दिया है। इसी तरह की हमारी सीरीज आगे जारी रहेगी। हमारी वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।